बेस्ट ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप और पेजेशियन ने अमेरिका ईरान समझौते पर किए हस्ताक्षर। 111 दिन के बाद शांति बहाल। पहले ट्रंप फिर पेजेशिकियान ने समझौते पर साइन किए। हॉर्मुज खोलने को भी मिली मंजूरी। G7 समिट में मोदी ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता। मोदी ने कहा भारतीय नाविकों की सुरक्षा बहुत जरूरी। ट्रंप ने भारत पर हमले की स्थिति में मदद का किया वादा। झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। प्रणब झा और परिमल नाथवानी के बीच कड़ा मुकाबला। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। चुनाव में कुल 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके। अमेरिका ईरान में समझौता हुआ। 111 दिन बाद शांति। महीनों से चल रही जंग आखिरकार हुई खत्म। एमओयू पर दोनों देशों ने किए साइन। हॉर्मुज खोलने को भी मिली मंजूरी। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील फाइनल हो चुकी है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान में महीनों से चल रही इस जंग को आखिरकार खत्म कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने एमओयू पर साइन कर दिए हैं। महीनों से चल रही जंग के बाद यह एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5 बजे इसके ऐलान के तुरंत बाद यह समझौता लागू हो गया है। समझौते के तहत ईरान में युद्ध समाप्त होगा और लेबनान में भी संघर्ष खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही साथ हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने की बात भी कही गई है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया तो उस पर फिर से बमबारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि $300 अरब के पैकेज की खबरें भ्रामक है। अगर ईरान शर्तें मानता है तो दूसरे देश निवेश कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका पैसा नहीं देगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और कतर 19 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान समझौते को लेकर एक आधिकारिक समारोह आयोजित करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत भी शुरू होगी। That means oil prices are going to come down. You know, if you make donuts, you have a heating, you have a stove, and you have to buy the heat. You need the gas or the electricity or whatever you're using. And when oil prices come down, oil is the biggest thing. Oil is, you get oil prices coming down, and they're going to come down. And we're hitting into 3s now for gasoline, and that'll come down a lot lower. So I was in Iowa just before this started, and I was saying to myself, I can't believe we're doing so well, but I have to go. And we have to put out this fire in Iran because I don't want them using a nuclear weapon. They would have used a nuclear weapon. 100% they would have used it. The only question is, was it going to be that day or that week? They would have used a nuclear weapon. They were on the way. And I said, we're going to have to put out the fire. And I said, you know, oil prices, so gasoline, we passed 2 gas stations in Iowa. Made a speech up there. The people are great. I won it by so much. And I love the people, farmers. And we passed 2 gas stations. One was $1.85. One was $1.91. Now that's Iowa, but it was, I mean, California has all those crazy taxes that they put on, you know, California taxes. But the oil was down to $2 to, I'd say between $2 and $2.50. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की हुई मुलाकात। G7 समिट में पीएम मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता। ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में बोले पीएम मोदी, भारतीय नाविकों की सुरक्षा बहुत जरूरी। ट्रंप ने भारत पर हमले की स्थिति में मदद का किया वादा। मोदी बेहद प्रभावशाली और शांत व्यक्ति, बोले ट्रंप। फ्रांस के एवियन में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में पश्चिम एशिया की स्थिति, समुद्री सुरक्षा और व्यापार सहयोग पर चर्चा हुई।
ट्रंप ने क्षेत्रीय मामलों में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हुए उसे भरोसेमंद साझेदार बताया, जबकि पीएम मोदी ने ट्रंप के शांति प्रयासों की सराहना करते हुए हॉर्मुज़ जल जमरू मध्य और भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। ट्रंप ने कहा कि उनके राष्ट्रपति रहते भारत पर हमला होने पर अमेरिका मदद करेगा, भले ही कोई औपचारिक सुरक्षा समझौता ना हो। 16 महीने बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में आपसी सहयोग से जुड़े किसी फैसले की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान रूस से तेल खरीद, भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने एवं पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर करने की वजह से दोनों देशों में आए तनाव पर खुलकर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने खास अंदाज में भारत के प्रति मजबूत समर्थन दोहराया और कहा कि भारत पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका मदद के लिए पहुंचेगा। G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, उन्हें शांत, संयमित और प्रभावशाली बताया। अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से, जहां झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग। प्रणब झा और परिमल नाथवानी के बीच कड़ा मुकाबला। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। चुनाव में कुल 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने विधायकों की घेराबंदी की थी। झारखंड से राज्यसभा की सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में कुल 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैजनाथ राम को और कांग्रेस ने प्रणब झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी भी चुनाव लड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एक सीट पर झामुमो के बैजनाथ राम की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के प्रणब झा और भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। सीट जीतेंगे हम लोग। वानी जी भी आए, वो भी जीत को लेकर। देखिए, आने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, चुनाव लड़ने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। वो तो संख्या का गणित है, इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीत। आप लोग चला चुके हो, उसको 29 वोट मिला है, लेकिन वो 30 होगा। वो भी जीतेंगे, जीत पक्की है। आप लोग को पता है कि इस चुनाव में कई कुछ प्रक्रियाएं होती है। देखिए, हमारे एनडीए समर्थित जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी जी, वो आज बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि उन्हें हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स आएंगे। वो 2008 में भी जीते थे, 2014 में जीते थे, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार थी, उनके समर्थन से जीते थे। उन्होंने बेहतर काम किया अपने लगातार 12 वर्षों के कार्यकाल में। उनको सब दलों का भीतर से समर्थन प्राप्त है। जो लोग क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे हैं, सब क्रॉस वोटिंग से नहीं, वोटिंग से जीतेंगे, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता। राज्यसभा का चुनाव है और सब लोग जो वोटर्स हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार वोट देते हैं। आज मीटिंग में हम सभी ऑल 56 एमएलएस और एक बार हमारा निर्णय प्रकट किया। हमारा गठबंधन का दोनों कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए और 100% दोनों कैंडिडेट्स जीतेगा। हम काउंटिंग में आप सभी को पता चलेगा कैसा हमारा दोनों गठबंधन कैंडिडेट्स को जीत हासिल हुआ। जीत का आंकड़ा गठबंधन के पास होगा। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पे। तृप्ति, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी। तृप्ति, जिस तरीके से लगातार सुबह से वोटिंग जारी है राज्यसभा चुनाव के लिए और जो कड़ा मुकाबला है वो प्रणब झा और परिमल नाथवानी के बीच देखने को मिल रहा है, तो किसकी लहर की खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, अभी तक अगर देखा जाए तो महागठबंधन भी दावे कर रही है कि 56 जो विधायक उनके पास जो संख्या बल है, उस संख्या बल का हवाला देके वो दावे कर रही है कि दोनों ही सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। यानी कि बैजनाथ राम की जीत तो पक्की ही है, क्योंकि जो मॉक ड्रिल किया गया 2 दिनों तक मॉक ड्रिल में लगातार जो है तो बैजनाथ राम की जीत पक्की नजर आई है। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो है प्रणब झा, उन्हें लेकर कल की जो मॉक ड्रिल हुआ है उसमें 15 देखा जाए तो 16 विधायक है और उन्हें 25 वोट मिले हैं।
ऐसे में उन्हें भी जीत के आसार लगते नजर आ रहे हैं। हालांकि एनडीए जो है तो 34 विधायकों के साथ दावे कर रही है। एनडीए का कहना है कि 34 वोटों के साथ उनके समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार है परिमल नाथवानी, वो जीतेंगे। एनडीए के सभी दल यानी कि एनडीए के अंदर भाजपा, लोजपा और जदयू तीनों के ही जो नेता है, सभी जो लग्जरी बस से आज विधानसभा पोर्टिको पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत हुई है। सभी ने यही दावा किया है कि 34 वोट की संख्या के साथ परिमल नाथवानी की जीत तय है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 4 वोट, जो 24 उनके पास अभी एनडीए के पास विधायक है, अब 4 के जो चुनौती है वो कैसे पार करेंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए एनडीए का कहना है कि कांग्रेस जो कि काफी ज्यादा एकजुटता के दावे कर रही है, वो सरासर गलत है। एनडीए कह रही है कि कांग्रेस में कूट निश्चित है, कांग्रेस एक साथ नहीं है, वो गलत दावे कर रही है। वही कांग्रेस की अगर बात करें तो वो विधानसभा वो पहुंचकर एक साथ लग्जरी गाड़ी में, बस में कांग्रेस के भी सभी विधायक पहुंचे और उन्होंने इंडिया गठबंधन जिंदाबाद की हुंकार भरे। राजद से भी बातचीत हुई। राजद से सुरेश पासवान ने भी कहा इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है। जेएमएम भी लगातार समर्थन, कांग्रेस के समर्थन के साथ खड़ी नजर आई है और महागठबंधन की एकजुटता के जो है सो दावे करती नजर आई है। तो अब जेएमएम और देखा जाए तो राजद और कांग्रेस, साथ में सीपीआई-एमएल, सभी ने जीत के दावे किए हैं। लेकिन एक अगर बात करें तो जेल किंग के विधायक अभी तक जयराम महतो नहीं पहुंचे हैं, उनसे अभी बातचीत नहीं हो पाई है। एक वोट उनका भी मायने रखता है क्योंकि वो अलग पार्टी है उनका, और वो किस तरफ जाते हैं, एनडीए के पक्ष में अपना वोट देते हैं या फिर महागठबंधन के पक्ष में अपना वोट देते हैं, ये भी एक अहम चीज होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जिसके बाद 3 वोट की चुनौती पार करनी होगी एनडीए को इस चुनाव में जीत के लिए। हालांकि जिसके पास ज्यादा संख्या होगा वही जीतेगा। ऐसे में 56 विधायकों की जो एकजुटता के दावे हैं महागठबंधन में, अभी भी देखा जाए तो संख्या बल के आधार पर महागठबंधन का पलड़ा जो है तो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है एनडीए पर। लेकिन एनडीए के दावे अब कितने सही साबित होते हैं वो 4 बजे तक, क्योंकि सुबह 9 बजे से अभी 4 बजे तक का समय है वोटिंग में। शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी, जिसके बाद शाम 5 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आज की आज नतीजे पर पता चल जाएगा, नतीजा आएगा, फैसला हो जाएगा तीनों ही प्रत्याशियों का। और ये बिल्कुल महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा देखना होगा कि प्रणव झा को लेकर महागठबंधन की एकजुटता जो है सो सही साबित होती है या फिर परिमल नाथवानी को लेकर एनडीए जो दावे कर रही है वो सही साबित होती है। तो इन 2 उम्मीदवारों को लेकर कड़ी टक्कर है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार दावे कर रही है। यानी कि आज की आज शाम तक फैसला भी हो जाएगा कि प्रणव झा और परिमल नाथवानी के बीच कौन जीतता है। और बैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय ही है, क्योंकि जेएमएम के पास इतनी पावर है, इतने वोटों की संख्या पहले से है कि वो अपनी जीत सुनिश्चित कर चुकी है। तो ये अभी शाम 4 बजे तक अभी चलता रहेगा, क्योंकि विधायक अभी भी लगातार जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर पहुंच चुकी है। एनडीए के सभी विधायक पहुंच चुके हैं। अभी जेल के विधायक जयराम महतो का पहुंचना बाकी है। अभी जेएमएम के तमाम नेता भी पहुंचेंगे, विधायक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनका भी इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में जेएमएम सभी एक साथ जो है सो किसकी तरफ बढ़ती है वो देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जेएमएम के अध्यक्ष है उन पर भी निर्भर करता है। ठीक है तृप्ति, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल, उद्धव की शिवसेना में बिखराव। 6 सांसदों ने दिल्ली में स्पीकर से की मुलाकात। कई विधायक भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में। उद्धव ठाकरे को लग सकता है बड़ा झटका। दिल्ली में स्पीकर ओम बिरला से 6 सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक। संजय राउत का 15 करोड़ का ऑफर का आरोप। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। शिवसेना यूबीटी में बड़ी टूट की अटकलें हैं, क्योंकि कई सांसदों के साथ अब विधायकों के भी एकनाथ के संपर्क में होने की चर्चा है। महाराष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक दल शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी टूट का संकेत मिल रहा है, जहां 6 सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। यह कदम संजय राउत के 15 करोड़ रुपए के ऑफर के आरोपों के बाद आया, जिसने पार्टी के भीतर गहरी विभाजन को उजागर किया। चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंचे शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। खबर है कि सिर्फ लोकसभा के 6 सांसद ही नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के कई विधायक भी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। इससे आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे को बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के कुल 20 विधायक हैं, जिनमें से कई विधायक अलग गुट बनाने या सीधे शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने की तैयारी में है। राजनीतिक गलियारों की चर्चा है कि यह घटनाक्रम महज अटकलें नहीं, बल्कि तेजी से आकर ले रही रणनीति का हिस्सा है।
और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वजीत, जिस तरीके से 6 सांसदों ने दिल्ली में आकर ओम बिरला स्पीकर से मुलाकात की है, महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, इस बैठक का उद्देश्य क्या था? इस बैठक में क्या क्या बातें सामने निकल कर आई हैं? जिस तरह से उद्धव ठाकरे गढ़ के 6 बागी सांसद जो है दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद ओम बिरला से जो है उन्होंने पत्र लिखा था, जिसमें संजय जाधव हैं, संजय देशमुख हैं, नागेश पाटिल हैं, ओमकार निंबलकर हैं और भाऊ साहब वागचौरे हैं, और जो संजय दिना पाटिल भी शामिल हैं। हालांकि 6 सांसद हैं। हालांकि उन्होंने अब उद्धव ठाकरे गढ़ का दामन छोड़कर अब एकनाथ शिंदे के गढ़ में शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में जब शिवसेना का वर्धापन दिन होगा, उसी दिन मुंबई के मैक्सो सेंटर में ये एकनाथ शिंदे गढ़ में शामिल होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं इनके शामिल होने पे जो आरोप है, जो संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि प्राइवेट चार्टेड प्लान का इस्तेमाल किया गया है, 15 करोड़ रुपया हर सांसद को रिश्वत मतलब पैसे दिए गए हैं, खरीद फरोख्त किया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। वहीं एकनाथ शिंदे की तरफ से जो प्रवक्ता है, उनका कहना है कि संजय राउत का जो आरोप है वो बेबुनियाद है। जो सांसद हैं अपने मन से वो एकनाथ शिंदे का जो में शामिल हो रहे हैं, उनका काम कई ऐसे उनका जो वहाँ लोकसभा क्षेत्र के जो कार्य थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, काफी उन्हें तकलीफें हो रही थी, ऐसा बताया जा रहा था, जिसकी वजह से लोग जो वहाँ के जो काम को लेकर वो अपना वहाँ पे शामिल हुए हैं। अब देखना है कि जब 6 सांसद जब मुंबई आते हैं तो अपना क्या क्या बयान देते हैं। ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है कोटा से, जहां कोटा में गरजे राहुल गांधी। पेपर लीक पर उठाए सवाल, राहुल गांधी का शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, छात्रों की गूंज में छात्रों के साथ किया संवाद। राहुल बोले, हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को टेंशन देता है। राहुल गांधी ने कहा, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्रूर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोटा पहुंचे, वहां छात्रों के साथ संवाद किया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, कैरियर के सीमित विकल्पों और छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य पर चर्चा करने का मंच है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोटा के दशहरा मैदान में स्टूडेंट्स से संवाद किया। कार्यक्रम छात्रों की गूंज में राहुल गांधी ने कहा, यह कार्यक्रम कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, यह युवाओं छात्रों की आवाज उठाने का मंच है। आज सिर्फ स्टूडेंट्स और युवाओं की बात होगी। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को स्ट्रेस देता है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, ताकि आगे से किसी भी बच्चे को ऐसा आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम न उठाना पड़े। राहुल गांधी ने कहा, 5 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपके परिवारों की जेब से उतना पैसा छीन लिया जाता है जितना 5 मंत्रालयों का बजट है। नीट, जेई सहित 5 परीक्षाओं की तैयारी पर परिवारों की जेब से 5 लाख करोड़ चले जाते हैं। राहुल गांधी ने नीट और जेई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश में लाखों बच्चे नीट और जी देते हैं, लेकिन सिलेक्शन महज कुछ ही बच्चों का होता है। इस प्रक्रिया में माता पिता के लाखों रुपए बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो जाते हैं। This is unfair and this is brutal. The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. That we are facing. Right? Do you agree with this? Yes, sir. Now, I don't mean to discourage you, because you should dream. And I'm pretty sure that you will succeed. Right? But what I want to tell this country is that you are facing extremely difficult odds. That is why we had the tragedy that we had. This is not the type of stress that we should be putting our children under. And that is really the main message I want to give in this. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है लखनऊ से, जहां सपा में टूट का दावा। ओपी राजभर ने सपा में टूट का किया दावा। पूरी सपा बीजेपी में शामिल होना चाहती है, बोले राजभर। रामगोपाल यादव ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में सपा विधायकों के नाम की एक पूरी लिस्ट, बोले राजभर। देश की राजनीति में इन दिनों जोड़ तोड़ की सियासत खूब चल रही है।
पहले पश्चिम बंगाल तो अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सांसदों के इधर से उधर होने की खबरें आ रही हैं। इन सबके बीच सुहेल देवल भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ओम प्रकाश राजभर ने दावा करते हुए कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती है। इसके लिए रामगोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें नाम की एक पूरी लिस्ट भी है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। ओम प्रकाश ने समाजवादी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसे जैसे विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे सपा नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट परियोजनाओं से जुड़े मामलों को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि इन प्रकरणों में कौन लोग चर्चा के केंद्र में रहे हैं। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरीके से ओपी राजभर ने सपा में टूट का दावा किया है, किस आधार पर उन्होंने ये दावा किया है? आखिर सपा में किस तरह की टूट हो सकती है? बिल्कुल अंकिता, देखिए, न सिर्फ टूट का दावा किया है बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर अब ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर के माध्यम से ये जानकारी दी है कि टूट तो जो होने जा रही है वो होगी ही होगी। टूट कहाँ से होने जा रही है इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट किया है और ये बताया है ओम प्रकाश राजभर ने कि उत्तर प्रदेश की जो बागी भूमि यानी जो बागी बलिया यानी बलिया जिला, वहां से नेतृत्व होगा इस टूट का और वहां का एक नेता है जो इस टूट को, जो ये टूट होने जा रही समाजवादी पार्टी में, उसका वो नेतृत्व करेगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी में होने वाली इस टूट की योजना पहले से तैयार थी, लेकिन हाल में जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। और जो ब्राह्मणों का तिरस्कार हुआ है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जो बकौल ओम प्रकाश राजभर, उसके बाद उन्होंने कहा है कि बलिया का जो टूट का पूरा ये टूट होने जा रही है, बलिया से उसका नेतृत्व होगा। तो एक तरह से एक कदम आगे बढ़कर अब प्रकाश राजभर इसका लगातार दावा करें। हालांकि अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो कल उन्होंने एक तरह से तंज कसा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो पार्टी कार्यालय में ओम प्रकाश राजभर के ऊपर। तमाम जो दूसरे नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी उनकी बातों को बकवास बताया, उनकी बातों को पूरी तरह से खारिज किया है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर अभी अपनी बात पर टिके हुए हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो खनन घोटाला है या गोमती रिवर फ्रंट का जो मामला है उसमें तमाम नेता लपेटे में आ रहे हैं और यही वजह है कि पार्टी एक बार फिर टूट के लिए, मतलब पार्टी समाजवादी पार्टी अब टूट के लिए तैयार है। ठीक है आनंद जी, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर, जहां उन्नाव पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5.77 करोड़ अरब रुपए का देंगे सौगात। 100 से अधिक परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी आज कानपुर में 3 घंटे 50 मिनट रहेंगे। प्राकृतिक खेती कार्यशाला में होंगे शामिल। पीडब्ल्यूडी और उद्योग विभाग की करेंगे समीक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव जिले के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का दौरा अहम माना जा रहा है, जहां सीएम योगी 5.77 अरब की 104 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और 85 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी सुबह लगभग 10:30 बजे उन्नाव कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन और खुफिया अलर्ट उन्नाव सदर तहसील के हिंदू खेड़ा भवानी खेड़ा कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। सीएम योगी कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को दौरे पर रहेंगे। मंगलवार को उनका आधिकारिक कार्यक्रम जारी होने के बाद प्रशासनिक अमले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री प्राकृतिक खेती कार्यशाला में शामिल होने के साथ ही पीडब्ल्यूडी और उद्योग विभाग की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीएम शहर में करीब 3 घंटे 50 मिनट तक रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:45 पर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहाँ वे प्राकृतिक खेती से जुड़ी प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे और कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में कानपुर मंडल की सड़क, पुल, सड़क चौड़ीकरण और अन्य निर्माण परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। साथ ही उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी।
और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, सीएम योगी आज कानपुर में अपना समय बिताएंगे, वहां जाएंगे, पूरे दिन का कार्यक्रम उनका क्या क्या रहने वाला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है और कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री लगभग 11:50 पर उन्नाव की जनसभा से सीधे कानपुर पहुंचेंगे। हालांकि उन्नाव का कार्यक्रम यदि निर्धारित समय से आगे बढ़ता है तो कानपुर आगमन में कुछ विलंब हो सकता है। मुख्यमंत्री के आगमन के बाद लगभग 12 बजे प्राकृतिक कृषि कार्यशाला का आयोजन होगा, जिसमें प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा और इस अवसर पर प्राकृतिक खेती से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे और बैठक में लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की विभिन्न कार्य योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और कानपुर के मंडल के सभी जनपदों में प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्यों की और परियोजनाओं की प्रगति पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। इसके बाद में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम देर दोपहर तक चलेगा और लगभग 3:30 बजे यहाँ कानपुर से वे वापस प्रस्थान करने की उनकी संभावना लगाई जा रही है। ठीक है कुणाल, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।